हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। चलिए, आज लेक्चर सेकेंड है और आपको होमवर्क दिए थे, याद है ना? आप तो किए ही होंगे। पीछे हम लिखे भी हैं, बोले थे कि पहले वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्या एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? क्या एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? आप तो हल किए होंगे, आशा है कि सही किए होंगे। नहीं तो उत्तर देखिए। उत्तर क्या है? हाँ, एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है। हाँ, एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है। क्यों लेना संभव है? थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं इसको। अब समझिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? आगे पढ़ाएंगे। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक पीछे क्या होता है हमारा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। जब हम यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे तो यहाँ से परावर्तक होगा और यहाँ से किरण कहाँ चली जाएगी? बेंड होगी। लेकिन प्रतीत कहाँ से होगी? फोकस पे। प्रतीत कहाँ होगी? फोकस पे। तो काल्पनिक रेखा हमारी यही ना है? काल्पनिक रेखा यही ना है? ये तो वास्तविक है। अब इसका पूछे हम, क्या इसका फोटो लेना संभव है? क्या हम इसका फोटो कैमरे से ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। जब हम इसको पर्दे पर कनेक्ट कराएंगे एक लेंस के द्वारा, जब हम इस किरण को एक पर्दे पे कनेक्ट कराएंगे लेंस के द्वारा, यही किरण क्या बनेगी? वास्तविक किरण बनेगी। काल्पनिक किरण भी वास्तविक किरण होती है। कब? जब इसको हम पर्दे पे कनेक्ट कराएंगे। तो काल्पनिक किरण जब वास्तविक बनेगी तो हम उसका फोटो ले सकते हैं। तो होमवर्क क्या ना था? क्या एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? तो हम क्या बोले? हाँ, बिल्कुल संभव है, इसका हम फोटो ले सकते हैं। चलिए आगे का हम दर्पण स्टार्ट करना था और स्टार्ट कर रहे हैं। दर्पण। सबसे पहले समझिए कि दर्पण कहते किसे? दर्पण किसे भी कहते। कोई दर्पण बनने से पहले भी ना एक पारदर्शी माध्यम था। एक पारदर्शी माध्यम था, उसके बाद उसे हम क्या किए? दर्पण बनाए। दर्पण पहले से नहीं था, उसको हम दर्पण बनाए हैं, तब वह दर्पण बना है। दर्पण था नहीं, दर्पण उसको हम बनाए। किसी भी पारदर्शी माध्यम को, ये क्या है हमारा? एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब कि हम जिसके आर पर क्या करें? देख सके। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सके। किसी भी पारदर्शी माध्यम को जब इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया जाए? पालिश कर दिया। एक पृष्ठ पालिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए। किसी भी पारदर्शी माध्यम का जब एक पृष्ठ क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, तो एक पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। जिससे हम इस पूरे निकाय को क्या बोलेंगे? इस हम पूरे निकाय को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? दर्पण। इसी का नाम है ना, दर्पण। किसी भी पारदर्शी माध्यम का जब एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए, अर्थात एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो हमारा पूरा निकाय क्या होता है? दर्पण बन जाता है। किसी भी पारदर्शी माध्यम को, दर्पण बनने से पहले क्या था? पारदर्शी। बनने से पहले क्या था? पारदर्शी। तो किसी भी पारदर्शी माध्यम को जब इसका एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए, अर्थात एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए? परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तन करने वाला बना दिया जाए, तो हमारा निकाय क्या हो जाता है? दर्पण हो जाता है। निकाय क्या होता है? दर्पण हो जाता है। अब समझे आप अच्छे से? अब समझते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। अब आपके बहुविकल्पी में पूछ भी सकता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। आप ठीक लगा के आएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो कि आपका आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दर्पण होते हैं? पहला जो दर्पण होगा हमारा समतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण कौन सा होगा? गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा होगा? गोलीय दर्पण। पहला कौन सा? समतल दर्पण और दूसरा, पहला समतल दर्पण और दूसरा
गोलीय दर्पण। आप पहला समझते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? पहला है समतल दर्पण। जब किसी भी वस्तु का कोई सीधी वस्तु है, जो हम चित्र बनाए थे ना, जब किसी वस्तु का परावर्तक तल कब होगा? जब हम इसका एक तल क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे। एक पृष्ठ क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे। जब किसी रेखित या समतल भाग का एक भाग क्या कर दिया जाता है? कलाई किया जाता है, कलाई कर दिया जाता है, तो वह बना निकाय क्या होता है? समतल दर्पण। तो वही सेम है जो आपका दर्पण बताए थे। जब किसी रेखित या संरेखित भाग का एक पृष्ठ क्या कर दिया जाता है? कलाई कर दिया जाता है, अर्थात एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो हमारा पूरा निकाय क्या होता है? दर्पण होता है। सेम डिफिनेशन समतल दर्पण के लिए है। अब समतल दर्पण के लिए कुछ मुख्य नोटिस है जो इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं समतल दर्पण से। पहला क्या है इसमें? समतल दर्पण में ना, समतल दर्पण में समतल दर्पण में जैसे इसके सामने अगर कोई वस्तु रखेंगे ना, अगर वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की उसकी छवि दर्पण में बनेगी। अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं जिसकी लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लंबी ही वस्तु किसमें बनेगी? दर्पण में बनेगी। और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु क्या बनती है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। और तीसरा इसका मूल फंडा है, यही 3 इंपॉर्टेंट है कि हम वस्तु को दर्पण से जितने दूर रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा। यदि वस्तु की दूरी दर्पण से 5 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु दर्पण में प्रतिबिंब भी कितने बनेगा? 5 सेंटीमीटर पे। यानी अगर u का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो v का मान भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये नहीं है कि u का मान 10 सेंटीमीटर और v का मान 8 सेंटीमीटर। इसका 3 है, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी एवं सीधा बनेगा। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी एवं सीधा बनेगा। और समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के आकार का, न कि छोटा न कि बड़ा। जितनी आकार की वस्तु रहेगी उतनी आकार का प्रतिबिंब भी दर्पण में बनेगा। और हमेशा तीसरा क्या बताए थे? जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे दर्पण से, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से अंदर बनेगा। यानी जितना मान u का उतना मान v का। अब आपका समतल दर्पण खत्म हुआ। और इसमें एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप करिए, बताते हैं आपको। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। यदि दो समतल दर्पण का न्यूमेरिकल है आपका, यदि दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री पर एक दूसरे के सामने है, तो प्रतिबिंब की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या n=, इसका 2 है, पहला है और दूसरा है। पहला क्या है? 360/थीटा, 360 और बटा में थीटा। ये कब है? यदि विषम हो। यदि आपको समझा रहे हैं कि विषम और सम क्या है, यदि विषम हो। दूसरा क्या है? 360/थीटा -1। ये कब होगा? जब आपका सम हो, जब सम हो।
अब इस पे न्यूमेरिकल देखिए, आपसे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए इसका। दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे से एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर 120 डिग्री के कोण पर हम पढ़ दे क्वेश्चन। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के 120 डिग्री के कोण पर 120 डिग्री के कोण पर हो तो उनसे प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। आप जल्दी से कॉपी पे बनाइए। तो उनसे प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। अब देखिए, अब ये किस आधार पे होगा। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री पर हो, एक दूसरे के सामने हो, तो प्रतिबिंब की संख्या n इक्वल टू, इसका कितना सूत्र है 2, 360 बाई थीटा, ये विषम के लिए है, और 360 बाई थीटा माइनस 1 किसके लिए है, सम के लिए। कहेंगे कि आप सही समझ में नहीं है कि सम क्या है और विषम क्या है। देखो 360 तो किस में है, आपके सूत्र में 360 तो हमेशा रहेगा। अब देखो इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। 360 थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री 120। अब इसको कटाएंगे, 12×36 कितना आया 3। अब बताओ ये 3 सम है कि विषम है। तो कहो कि सर जी हम पढ़े हैं विषम है, कहोगे ना 3 सम है कि विषम है, विषम है। तो विषम के लिए क्या बताए हैं कि कुछ नहीं होगा वही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्या होगा वही होगा। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे 3, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी 3। अब यही आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से, दो समतल दर्पण एक दूसरे से, यहाँ पे 120 ना करके हम 180 कर दे कि 180 डिग्री के कोण पर हो तो उनसे प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, उनसे प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। अब इसको कैसे करेंगे देखो, 360 बाई थीटा, ये हमारा सूत्र है 360 बाई थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 180 डिग्री, 0 से 0 खत्म, 18 दूना 36। अब ये बताओ दो सम है कि विषम है। तो कहो कि सर जी दो सम है। जब दो सम है तो सम के लिए क्या बताए हैं -1 करेंगे। तो 2 - 1 इक्वल टू 1, प्रतिबिंबों की संख्या। यानी हल करने पर यदि विषम है तो प्रतिबिंबों की संख्या वही होगी, यदि हल करने पर कितना है सम आ जाए उसमें से और एक माइनस कर देंगे, प्रतिबिंब की संख्या होगी। यानी इसे एक सीखने वाली बात है कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा, अगर बहुविकल्पी में भी आ जाए तो छांटने का तरीका क्या है इसका, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा विषम बनेगा, हमेशा क्या बनेगा विषम बनेगा। या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7, मतलब सम कभी नहीं बनेगा। अगर सम होगा तो उनसे एक माइनस करेंगे तो कोई भी संख्या आएगा, अगर उसमें सब एक माइनस करेंगे तो हमेशा क्या होगा विषम होगा, होगा ना विषम। कभी भी हल करेंगे और कट जा रहा है और इसमें से एक हटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा विषम होगा। तो ये याद करने की बात है। तो दो समतल दर्पण के बीच यदि कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा विषम बनेगा, कभी भी सम नहीं बनेगा। इस समतल दर्पण से एक और क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको करा दे रहे हैं, वो भी बहुत इजी है। अब हम उसको आपको समझाएंगे एक उदाहरण के द्वारा और बहुत अच्छे समझाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है आपका, यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से 15 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से दर्पण की ओर
दर्पण की ओर आ रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है, तो दर्पण में उस व्यक्ति के प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें, प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें। अब इससे आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें। ये आपका हुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर आ रहा है, तो दर्पण में उस व्यक्ति के प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें। अब क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। यदि आपसे कहे उस व्यक्ति के प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें, यही तो कह देगा ना, उस व्यक्ति के सापेक्ष, उस व्यक्ति के सापेक्ष, इस वर्ड पे ध्यान देना है बस। सापेक्ष यदि कहा तो सीधे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जो हम सोच रहे हैं वह नहीं होगा। और इसको समझा रहे हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो चलिए, इस सवाल को समझाने के लिए आपको एक बहुत अच्छे, मानो तो चेला भी है, बहुत बढ़िया है वो, और इनको बुलाया कि आपको हम समझा रहे हैं, एकदम उदाहरण के द्वारा समझना है। और फिक्स है, इसको फिक्स कर लीजिएगा कि एग्जाम में आना ही आना है, चाहे न्यूमेरिकल में आ जाए चाहे कुछ में भी आ जाए, पेपर इसको स्टार लगा लीजिएगा, एकदम आना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस प्रश्न से, इस वर्ड से सापेक्ष लगाएगा। यदि कोई व्यक्ति, आगे समझ लीजिए, आ जाओ दिलीप। देखो, हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा ये प्रतिबिंब है, हम क्या है, कोई वस्तु है, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, एक प्रतिबिंब, और हम क्या है, एक वस्तु। अगर हम एक डेग आगे बढ़ेंगे तो ये भी क्या करेगा, एक डेग आगे बढ़ेगा। यदि हम एक डेग आगे बढ़े तो ये भी क्या बढ़ा, एक डेग आगे बढ़ा। यानी हम अगर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रहे हैं तो यह भी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ेगा। तो हम, ये सीधा फंडा है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने 20 प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, प्रतिबिंब की चाल बताइए, तो क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब की चाल भी 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। लेकिन यदि कह दे आपसे कि व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करिए, वर्ड लगा दे, व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल ज्ञात कर दे, तो ये अलग होगा। अब देखो दिलीप, तुम यहाँ पे खड़ा हो जाओ, हम देखो यहाँ पे दिख रहे तुम लोग ना। अगर हम यहाँ पे एक डेग बढ़ रहे हैं, एक डेग यह भी बढ़ रहा, तो बढ़े कितने, 2 डेग। एक डेग हम बढ़े, एक डेग प्रतिबिंब बढ़ा। मतलब समझो परिभाषा से, उदाहरण से, हम वस्तु हैं, ये हमारा प्रतिबिंब है, हम वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब है। हम एक डेग बढ़े तो ये भी एक डेग बढ़ा, तो बढ़े कितने, 2 डेग। कितने बढ़े, 2 डेग। यदि आपसे कहे कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या है, सीधा सीधा तो कह देंगे कि जितना व्यक्ति की चाल होगा उतना ही उसके प्रतिबिंब का चाल होगा। लेकिन यदि आपसे कह दे कि व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करे, तो एक डेग हम बढ़े, एक डेग हमारा प्रतिबिंब बढ़ा, तो कितने डेग बढ़े, 2 डेग। तो यदि वस्तु की चाल, यदि हमारी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, और तो इसकी भी चाल कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी दोनों मिला के 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए चलिए दिलीप, अब समझ में आया। तो यदि दर्पण, यदि वस्तु की चाल, यदि व्यक्ति की चाल, यदि व्यक्ति की चाल कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रतिबिंब की चाल भी कितना होगा, तो प्रतिबिंब की चाल भी कितना होगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यही आपका ये वर्ड लगा के क्वेश्चन पूछ दे, तो प्रतिबिंब की चाल कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की चाल कितना होगा, 15 15 30 मीटर प्रति सेकेंड। और यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा और आप टिक लगा के आएंगे ये, जो कि बिल्कुल गलत है। सही रहेगा ये, आप लगाएंगे। आप तो पढ़े हैं कि जितनी आकृति की वस्तु होती है उतनी ही आकृति का प्रतिबिंब बनता है। तो हम चलेंगे 2 मीटर तो प्रतिबिंब भी चलेगा 2 मीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपके सापेक्ष से, तो जब भी सापेक्ष वर्ड दिख जाए समतल दर्पण में, हमेशा सतर्क रहना है कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। यदि वस्तु की चाल 10 तो प्रतिबिंब की चाल 20, यदि वस्तु की चाल 20 तो प्रतिबिंब की चाल 40। अब समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण।
अब क्या स्टार्ट करते हैं, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पूरा पढ़ा ना, अब स्टार्ट क्या करना है, गोलीय दर्पण। पहले गोलीय दर्पण का भाग पहला, पहले समतल दर्पण, अब स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। क्या स्टार्ट करना है, गोलीय दर्पण। ये दूसरा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन सुनेंगे। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिससे अगर उसे काट दिया जाए, मान लो ये हमारा एक गोला है, एक हमारा क्या है, गोला है। अगर हम इसको बीच से यहाँ से काट दे तो दो गोला बनेंगे ना, एक ये वाला बनेगा और एक भाग एक बनेगा ये वाला। इसको बीच में से हम हटा देते, दो बन गया ना, एक ये अलग हो गया और एक ये अलग हो गया। अब एक डिफिनेशन सुनेंगे। अब हमें ये तो पारदर्शी है, आपको क्या बताएं कि दर्पण बनाने के लिए इसका एक पृष्ठ क्या करना होगा, कलई करना होगा, यानी एक पृष्ठ को रंगना होगा, एक पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा, परावर्तक पृष्ठ बनाना होगा। तो हम इस पृष्ठ को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, इस पृष्ठ को कलई कर देते हैं, कलई कर दिए। अब इसका जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, ये हमारा क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन करने वाला। जब इसको हम उभरे हुए भाग को क्या कर दिए, कलई कर दिए, इसको हम अंदर से कलई कर देते हैं, इसको हम अंदर से कलई कर देते हैं, हो गया ना। तो अब देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। कितने बने, दो बने। पूरा गोला कहूंगा बीच से काट दिए तो गोला के भाग उसके भाग कितने हुए, दो भाग हो गए। तो एक भाग का नाम हमारा क्या है, इसका, इस वाले गोले का भाग क्या नाम है हमारा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसका नाम क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब डिफिनेशन निकालेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, वह कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अब दो तीन डिफिनेशन छोटा छोटा समझते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो इसका डिफिनेशन निकलेगा, इसका डिफिनेशन क्या निकलेगा, परावर्तक पृष्ठ के, ये पूरा क्या हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, एकदम मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अभी आपके हटा दे, अब समझेंगे केवल अवतल दर्पण, क्योंकि दोनों तो एक ही है। अगर बीच में, इसके बीच में ध्रुव है तो उत्तल दर्पण के बीच में क्या होगा, ध्रुव होगा, सेम वहीं पे होगा। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब इसको हम एक पूरा गोला बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। चलिए गोला सही नहीं बना है लेकिन फिर भी बना है। अब देखिए इसके बाद आ गया ना, इसके बाद एक मेन जो पूछता है पेपर में, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दूसरा पूछेगा आपसे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के, गोलीय
दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। हाई अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को नहीं, ये जो अवतल दर्पण था ना, ये क्या एक परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे हम? ध्रुव बोलेंगे। लेकिन जब बात आएगी वक्रता केंद्र की, तो एक पूरे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इसको मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब समझ में आया? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे हम? वक्रता केंद्र। अब डिफिनेशन यहां से डिफिनेशन निकल जाएगा मुख्य अक्ष की। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है सी। वक्रता केंद्र और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली यानी इस रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब समझ में आया? फिर से एक बार सुनते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव। इस बिंदु को परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यही सेम फंडा आपके किसके लिए होगा? उत्तल दर्पण के लिए भी यही सेम फंडा होगा। अब आपका मेन इंपॉर्टेंट है, जहां से हमको न्यूमेरिकल पूछेगा, साइन कन्वेंशन का चिन्ह, परिपाटी का चिन्ह, परिपाटी का। उसके पहले एक छोटा सा फंडा है, समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल नहीं होगा। एकदम छोटा सा है, आप कहीं से भी पढ़िए, बहुत मजा आएगा इसको। हेडिंग क्या है हमारा? प्रतिबिंब बनने की स्थिति। प्रतिबिंब बनने की स्थिति। प्रतिबिंब बनने की स्थिति। प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? दो ही दर्पण में बनेगा, या तो अवतल में या तो उत्तल में। समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी आकृति की वस्तु यहाँ पे रहेगी समतल दर्पण में, उतनी आकृति की वस्तु दर्पण में होगी, तो वहां तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? अवतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में। एक एक समझते हैं। आप कहीं से भी पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपके दिमाग में एकदम छपवा देंगे। एकदम आप ध्यान से बस सुनिएगा, कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं है। एकदम आप ध्यान लगाकर बस इसको सुनते रहिएगा। कैसे बनते? देखो, दर्पण कितने होते हैं बाबू? दो। कौन कौन से दर्पण होते हैं? तो बोलेंगे सर जी, पहला होगा अवतल दर्पण। पहला क्या होगा? अवतल दर्पण। पहला होगा अवतल दर्पण। अब दूसरा क्या बोलेंगे आप? कि सर जी दूसरा होगा हमारा उत्तल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण। अब आप देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति 6। कितने? 6। अवतल में 6, उत्तल में 2। याद करना है, अवतल में 6, उत्तल में 2। अवतल में 6, उत्तल में 2। अवतल में 6, उत्तल में 2। अवतल में कितने बनेंगे? 6। उत्तल में कितने बनेंगे? 2। उत्तल में 2। अब एकदम ध्यान से समझिए, याद नहीं कर, छपवा देंगे आपको एकदम माइंड में, चित्र छप जाएगा आपके दिमाग में, कभी भूलेंगे नहीं आप। अब बस ध्यान से आप इसको देखते रहिए। पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। तो देखो हम बना रहे हैं, यही नहीं अवतल दर्पण? हाँ सर जी, यही दर्पण अवतल दर्पण है। इसका एक पृष्ठ क्या कर दिए हम? कलाई कर दिए। एक पृष्ठ क्या किए? इसको हम कलाई कर दिए। हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण में जो हमारा मुख्य फोकस होगा और वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में पीछे। उत्तल दर्पण जब भी आपके सामने नाम है ना, तो
तो याद रखना है पीछे, उत्तल पीछे अवतल आगे, अवतल आगे है ना, उत्तल पीछे है ना, तो याद रखना है। अब पेपर में पूछेगा भी कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस आगे होता है कि पीछे होता है। अब बताओ उत्तल दर्पण पीछे लिखे हैं कि आगे लिखे हैं, तो कहोगे सर जी पीछे लिखे हैं। तो अवतल, उत्तल पीछे अवतल आगे, अवतल आगे उत्तल पीछे। अब देखो ये हमारा क्या था बाबू, तो बोलोगे सर जी ध्रुव पी, यही ना था, ये क्या था हमारा ध्रुव पी, ये क्या था सर जी सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये क्या होगा हमारा, हम पढ़े हैं एफ, यही ना होगा। ये हमारी क्या है त्रिज्या है, फोकस दूरी पूरी त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ और यदि एफ और पी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर तो सी और पी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यही ना होगा। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, एफ इजिकल टू आर बाई 2, ये पढ़े हैं ना, आगे पढ़ाएंगे भी, एफ इजिकल टू आर बाई 2, यानी यदि एफ से पी की दूरी 2 सेंटीमीटर तो सी से पी की दूरी 4 सेंटीमीटर, ठीक। एफ इजिकल टू आर बाई 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, एफ इजिकल टू आर बाई 2। अब देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितने बताए आपको, 6। अब एकदम ध्यान से सुनना है, देखो ये हमारा क्या होगा, हमारा अनंत, ये क्या हो जाएगा हमारा अनंत, इसकी कोई माप नहीं है, अनंत की माप कोई नहीं होती है कि हमारा अनंत कहाँ पे है। एक बार हम सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जहां जहां प्रतिबिंब बनेगा वहां वहां हम एक गोला बना रहे हैं, और जहां जहां वस्तु को रखेंगे एक रेखा बनाएंगे, आप समझ जाइएगा। पहले वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। पहले वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के थोड़ा निकट लाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा स्थिति क्या है हमारा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति और भागती जाएगी, यानी जैसे जैसे वस्तु दर्पण के निकट आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगी, ये याद रखना है, आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे जैसे वस्तु उधर से दर्पण के निकट आएगी प्रतिबिंब वैसे ही दर्पण से दूर भागेगी। यदि अनंत से वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गई तो हमारी वस्तु भी कहाँ चली जाएगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये क्या था हमारा पहला प्रतिबिंब, और ये क्या है हमारा दूसरा प्रतिबिंब। ये हमारा पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ठीक, लिख देते हैं रोमन से, आपको समझ में आएगा। ये दूसरी वस्तु और ये पहली वस्तु, और ये पहला प्रतिबिंब और ये दूसरा प्रतिबिंब। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे। एक बार रखे अनंत पे तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, एक बार रखे वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब भी थोड़ा इधर चला आया, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे वस्तु को कहाँ रखे हम, वक्रता केंद्र पे। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सर जी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु थोड़ा घसकी है तो प्रतिबिंब भी थोड़ा घसकेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। ये तीसरा आपसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है कि जहां पर वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी वही बनेगी। तो रूल नंबर 3, वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तीसरा इंपॉर्टेंट है, याद रख, तीसरा और पांचवा छठवा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद रखना है। अब देखो वस्तु कहाँ रख दिए, वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये जहां 2 नंबर प्रतिबिंब बनाता है वहां पर क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। अब हम रख दिए यहाँ पे वस्तु रख दिए, ये कंडीशन नंबर 4। अब प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, वक्रता केंद्र पे, तो ये दर्पण के पास जा रहा था, ये दर्पण से दूर भाग रहा, प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पे सेकेंड नंबर वस्तु रखी गई थी, यानी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसको नीचे बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, एक प्रतिबिंब यहाँ पे बना, एक प्रतिबिंब अब यहाँ पे बनेगा जहां पे पहले वस्तु रखी गई थी। ये कंडीशन नंबर 4।
अब समझ में आया। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सीधे फोकस पे। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सीधे फोकस पे। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सीधे फोकस पे। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब तो बन गया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। ये कंडीशन नंबर 5। अब समझ में आया। और लास्टवा कंडीशन है, 6 नंबर कंडीशन है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। यानी वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच। ये कंडीशन नंबर क्या होगा हमारा, 6, कंडीशन नंबर 6। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलो बोलो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब कहाँ बन गया था प्रतिबिंब, तो 6 नंबर कंडीशन पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, यहां मान लेते दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। 6 नंबर कंडीशन है आपका, ये 6 नंबर कंडीशन है, दर्पण के पीछे। अब देखो, इधर जो भी प्रतिबिंब बने, इधर कितने प्रतिबिंब बने, 5। कितने प्रतिबिंब बने, 5। प्रतिबिंबों की संख्या 5। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इधर कितनी हो गई, 5, और इधर कितनी हो गई, 1। नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ, सो लिखिए तो हिंदी में प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इक्वल टू 1। इधर कितने प्रतिबिंब, 5। इधर कितने प्रतिबिंब, 1। 5 1 6। अब याद रखना है, इधर जितने भी प्रतिबिंब बने, जितने 5 प्रतिबिंब बने इधर, हमेशा क्या बनेंगे, क्या बनेंगे बोलो, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं, हमेशा क्या बनते हैं, आभासी एवं सीधा, हमेशा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। तो याद रखना है, देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कंडीशन 6, 5 आगे 1 पीछे, 5 आगे 1 पीछे। जो आगे बनेंगे वास्तविक एवं उल्टा बनेंगे। अगर कहीं भी आपको वर्ड दिखे वास्तविक, उसके साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा। इसको रट जाइएगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, आभासी सीधा। तो 5 के प्रतिबिंब कहाँ बने, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। तो आगे बने तो वास्तविक एवं उल्टा। 1 कहाँ बना, दर्पण के पीछे, तो जो पीछे बना आभासी एवं सीधा। 1 पीछे बना आभासी एवं सीधा। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, यहां से नोट कर लीजिए कॉपी में, आपसे यहां से 2 प्रश्न पूछेगा। कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, अवतल दर्पण में वह वस्तु की कौन सी स्थिति है, वह वस्तु की कौन सा कंडीशन है कि जहां पर वस्तु रहती है उसी वस्तु के ऊपर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 देखो, वस्तु की स्थिति सी पर, प्रतिबिंब की स्थिति 3 पे, प्रतिबिंब की स्थिति सी पे। तो यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पे होगी। ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 6वां नंबर, कि वह वस्तु की कौन सी स्थिति है जो अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनाती है। वह वस्तु की कौन सी स्थिति है जो वस्तु की प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनाती है। तो उत्तर में लिखेंगे वह वस्तु की 6 नंबर कंडीशन है, जहां पर वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनता है। अब 6 हम पढ़ लिए, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट कितने आपके पेपर के लिए, 2, 3 नंबर वक्रता केंद्र पर और 6 नंबर फोकस और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण वाला, है ना। उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताएं, 2। अवतल में 6, उत्तल में 2, अवतल में 6, उत्तल में 2। अब देखो, अब बनाएंगे हम उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो।
परावर्तक किधर से होगा, इधर से। हम आपको अभी बताएं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है, दर्पण के आगे, बताए ना। और तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। तो ये दर्पण है हमारा, हम इधर से अपना चेहरा देखेंगे, ये पीछे वाला भाग है, हम फोकस कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। ये एफ हो गया और ये सी हो गया और ये पी हो गया ना। अब देखिए पहली बार जब वस्तु हम कहाँ रखेंगे, अनंत पे। पहली बार वस्तु हम कहाँ रखेंगे, अनंत पे। ये उत्तल दर्पण के लिए कंडीशन नंबर 1। ये वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत। वस्तु की स्थिति अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखो यहां से होगा, ये ऐसे चले जाएगा, कहां से आएगी, ये फोकस से आएगी। कहां से आएगी, फोकस से आएगी। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, ये फोकस पे बना ना। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु की पहली स्थिति कहाँ रहती है, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जब भी बनेगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। इसके लिए दो कंडीशन है, आभासी एवं सीधा। हमेशा उत्तल दर्पण में याद रखना है, जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी एवं सीधा बने, क्योंकि उत्तल दर्पण में दो ही बनता है और दोनों पीछे बनता है। दिक्कत तो हमें अवतल दर्पण में है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितने है, 6 है, 5 उसके आगे बनेंगे, 1 पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में कोई दिखते नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो हमेशा आभासी एवं सीधा बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वस्तु की स्थिति कहाँ रखे, अनंत पे, और दूसरी बार वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे, अनंत एवं ध्रुव के बीच। अनंत एवं, इसको हटा देते हम, समझ जाइएगा, अनंत एवं ध्रुव के बीच, अनंत एवं ध्रुव के बीच। तो बोलेंगे अनंत कहाँ है आपका, ये है, ध्रुव कहाँ है, ये ध्रुव है। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत एवं ध्रुव के बीच। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि सर जी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनता है। अवतल दर्पण में केवल 6 नंबर ऐसा कंडीशन होता है जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनेगा, बाकी 5 कंडीशन में आगे बनेगा। अभी हो गया प्रतिबिंबों की स्थिति। अब इसके बाद बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है आपका साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, जहां से आपका पूरा न्यूमेरिकल बनेगा। और आज आपका हम दर्पण खत्म करने वाले हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, चिन्ह परिपाटी। अब एकदम इसको दिमाग पे छाप लीजिएगा, जो चित्र बनाए थे कि कैसे कैसे चित्र बना था ये। इसको लिख के याद नहीं करना, याद करते रहें कभी होगा नहीं। अब पढ़ाते लोग बहुत प्रकार से। तो देखिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। हमको समझना है केवल 2 के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। पहले लिखते हैं अवतल और इसके बाद लिखते हैं उत्तल। अब देखिए अवतल और उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ याद करना है, यू वी और एफ। आप बताएंगे, कहा पूछोगे आप सर जी यू वी एफ क्या है, हमें नहीं पता है, तो हम बताएंगे आपको कि यू वी एफ क्या है। लिख देते हैं पहले यू, ये लिख देते हैं वी और इसको लिख देते हैं एफ। अब देखिए U इजकल टू वस्तु की दूरी, U इजकल टू, अब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा कि वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे। U इजकल टू वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, V इजकल टू प्रतिबिंब की दूरी, V इजकल टू प्रतिबिंब की दूरी, V इजकल टू प्रतिबिंब की दूरी, F इजिकल टू, इसमें लिख देते हैं F इजिकल टू मुख्य फोकस, F इजिकल टू मुख्य फोकस। U इजिकल टू क्या है, वस्तु की दूरी,
v इजिकल टू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और f इजिकल टू क्या है, मुख्य फोकस। अब आप याद करिएगा u का मान चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या होगा, निगेटिव, हमेशा क्या होगा, निगेटिव। अभी आप याद करिए, जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब इसका प्रयोग होगा तो समझ में आएगा। किसी भी चीज का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, उसका न्यूमेरिकल करते हैं, बनाएंगे, तभी समझ में आता है। अभी आप समझिए पर इतना ही, u का मान चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या होगा, निगेटिव, हमेशा क्या होगा, निगेटिव। अब बात आती है v की। अब अभी v को होल्ड करते हैं, इसके आगे आपको बताएंगे। अब समझिए f का मान अवतल के लिए क्या होगा, निगेटिव, f का मान अवतल के लिए निगेटिव, f का मान उत्तल के लिए पॉजिटिव। बस याद करना है, ये याद करना है, केवल ये f का मान अवतल के लिए निगेटिव, उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए निगेटिव और f का मान उत्तल के लिए पॉजिटिव। अब याद करिए आप कि बताइए सर जी v का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण प्रतिबिंब कितने बन रहे थे, तो बोलोगे सर जी 6। कितने प्रतिबिंब बन रहे थे, 6, 5 आगे 1 पीछे। मैं लिख लेते हैं, 5 हो गया और 1 हो गया। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कितने बन रहे थे, तो बोलोगे 2। कितने बन रहे थे, बोलो 2। कितने बन रहे थे, 2, यही ना बन रहे थे। अब देखो, जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। एक कहां बना था, पीछे बना था, तो पीछे बनेगा तो पॉजिटिव, पीछे बनेगा तो पॉजिटिव। दो प्रतिबिंब कहां बनते दर्पण में, तो बोलोगे सर जी पीछे बना था, पीछे बनेगा तो पॉजिटिव, पीछे बनेगा तो पॉजिटिव। समझ में आया, बोलोगे सर जी नहीं समझ, फिर से समझाइए। अब समझिए, u का मान चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, u का मान चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या होगा, निगेटिव हो गया। इतना समझ में आ गया। f का मान अवतल दर्पण में निगेटिव, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। f का मान अवतल दर्पण में निगेटिव और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। और जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेंगे, जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेंगे, हमेशा निगेटिव। दर्पण का मतलब आगे बने तो निगेटिव, पीछे बने तो पॉजिटिव। आगे बने निगेटिव, पीछे बने पॉजिटिव, याद रखना है। आगे बने निगेटिव, पीछे बने पॉजिटिव, आगे बने निगेटिव, पीछे बने पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि औसत दर्पण में आगे कितने बनते हैं, तो 5, तो 5 के लिए निगेटिव और 1 बनता है पीछे, तो 1 के लिए पॉजिटिव। तो उत्तर दर्पण में तो 2 प्रतिबिंब बनता है, और दोनों कहां बनता है, पीछे बनता है। जब दोनों पीछे बनेगा, दोनों के लिए क्या होगा, हमारा पॉजिटिव। अब इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब इस पे आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक। चलिए, तो ये 2 सवाल है, अब आपके लिए आपको करा दे रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर पर है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर पर है, यदि प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर हो, तो f का मान ज्ञात करना है। देखो, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताए थे वस्तु की दूरी को किससे बोल डिनोट करेंगे, u से। तो u का मान कितना दिया, ये प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है। इसको 1 नंबर हल करें। देखो u का मान कितना दिया आपका, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है ना। और आगे क्या कह रहा है, यदि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या बताए थे आपको, v से डिनोट करते, क्या नोट करते हैं, v से। तो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर।
अभी सही नहीं लिए, अब समझेंगे। सर तो आप कहोगे सर जी आप बताए थे कि u का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो लो u इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। और v का मान क्या है, अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। तो आप कहोगे सर जी आप हमें बताए थे कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो v का मान निगेटिव और पीछे बने तो पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, आगे बन रहा, तो आगे बन रहा तो v का मान निगेटिव। तो v इक्वल टू माइनस 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, f। ज्ञात क्या करना है, f। ज्ञात करने का ना f। अब ये साइन कन्वेंशन हटा देते हैं, आपको याद रहेगा साइन कन्वेंशन। तो देखिए इसका दर्पण का आप सूत्र जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेन सूत्र यही है, न्यूमेरिकल दर्पण से कहीं से पूछेगा सूत्र का प्रयोग यही होगा, सूत्र का प्रयोग यही होगा। सूत्र लगाते हैं अपना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें ज्ञात करना है, तो ठीक है 1/v, v का मान कितना दिया है बाबू, माइनस 60 सेंटीमीटर, माइनस 60 सेंटीमीटर, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। 1/u का मान कितना दिया है, माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। इसको हम हल करेंगे, एलसीएम कितना होगा 60 और 20 का, 60 होगा ना। 60 है कम 60 है माइनस 1, माइनस 1, बीच में रहेगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, माइनस 4/60, ये कट जाएगा 1/15। तो एफ का मान क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एफ का मान क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। अब समझ में आया। अब आप दूसरा जल्दी से बनाइए, तब तक हम बना रहे। देखो चलिए पहला क्वेश्चन करा देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, यानी एफ का मान क्या दिया हमारा, 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है ना, एफ का मान क्या होगा, निगेटिव। दर्पण के सामने एक वस्तु की 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, यानी यू का मान कितना दिया आपका, 8 सेंटीमीटर। यू का मान 8 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, भी, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। तो भी हमें क्या करना है, निकालना है। सूत्र क्या होता है बाबू, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको हम हल करते हैं। देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पहले क्वेश्चन में f का मान क्या किया, हमें दे दिया है 1/1 माइनस 1/-16 इक्वल टू v क्या करना है, हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u। u का मान कितना दिया क्वेश्चन में, देखो माइनस 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर। अब v को लाएंगे हम बाहर, लाएंगे ना, 1/v इक्वल टू, अभी आएगा इधर तो माइनस प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/8, और ये माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस 1/16। अब यहाँ पे 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम, 16, 8 दूना 16। अब इसका 8 और 16 का हम क्या लिए, ले लेते हैं इसका हम एलसीएम। 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 दूना 16 2, और यहाँ पे 16 का हम 16 माइनस 1, यानी 1/v इक्वल टू 1/16। तो v का मान क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। v का मान क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछे कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, प्रतिबिंब आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, तो सर हमें नहीं पता। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है और v का मान हमारा क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा, v का मान क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो अवतल दर्पण में कंडीशन कितने होते हैं, 6, 5 हमारा क्या होगा आगे और 1 पीछे। तो जो आगे बनेगा निगेटिव और पीछे बनेगा तो पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। v इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मिलते हैं आप अब नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे मिलेंगे आपसे हम तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल कराएंगे, और न्यूमेरिकल का होगा बौछार, जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, मेहनत करिए, तब तक के लिए थैंक यू।